भारतीय संविधान के अंदर भाग नंबर 5 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें संघ के बारे में बात की जाती है। संघ यानी कि यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जिसमें राज्य कभी भी देश से अलग नहीं हो सकते हैं। हमारे भारत देश में और अमेरिका में केवल इतना ही अंतर है कि हमारा भारत यूनियन है, अमेरिका यूनियन नहीं है। वहां पर फेडरल सिस्टम चलता है जिसमें एक राज्य कभी भी अपने देश से अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत को यूनियन बनाने का श्रेय डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को जाता है। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हम भारत को यूनियन बनाएंगे ताकि कभी भी कोई राज्य भारत से अलग ना हो सके और भारत की अखंडता हमेशा बरकरार रहे। इसका मतलब है कि भारत में संसद को अधिकार है कि वो किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है, बाहर के किसी राज्य का भारत में प्रवेश कर सकती है, लेकिन जब वो कोई राज्य भारत में शामिल हो जाएगा तो फिर उसके बाद कभी भारत से अलग नहीं हो सकता है। भाग नंबर 5 के अंदर एक व्यवस्था है जिसको सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था कहते हैं, जो आर्टिकल नंबर 124 के अंदर व्याख्यात की गई है। आर्टिकल 124 में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसके अंदर एक मुख्य जज और साथ ही साथ में कुछ अन्य जज होंगे। अगर हम बात करें इसकी ऐतिहासिक पहलू की तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में की गई, 1937 में दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया, लेकिन उस समय इसे फेडरल न्यायालय के नाम से जाना जाता था। लेकिन प्रश्न ये है कि सर इसका नाम कब चेंज किया गया। भारत सरकार ने संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया। उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई और उसी के साथ साथ यानी कि जो फेडरल न्यायालय था उसका नाम 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। लेकिन उस समय इसमें कुल 8 जज थे जिनमें से एक मुख्य जज व बाकी अन्य जज हुआ करते थे। आर्टिकल 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य जज होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उनका त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही जाता है। अगर बात आती है उनको पद से हटाने की तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया ली जाती है जिसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें महाभियोग की तो उसमें संसद के दोनों सदनों से एक विशेष बहुमत के आधार पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है और जब दोनों के दोनों सदन उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने पद से हटना पड़ता है। अगर हम बात करें वर्तमान में कितने जज हैं तो वर्तमान स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुख्य जज है और साथ ही साथ में 33 अन्य जज हैं। प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों को कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्या कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केवल वही व्यक्ति जज बनते हैं जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था को 1993 में शुरू किया था जिसे कहा जाता है कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों का पैनल ही डिसाइड करता है कि अगले जज किसको बनाया जाना है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड उनका जुडिशियरी से जुड़ा होता है। जैसे हम बात करें एक एग्जाम्पल की तो वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ हमारे सुप्रीम कोर्ट के 50वें नंबर के जज हैं और उन्हीं के पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ 15 नंबर के हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये पारिवारिक और ये कोलेजियम सिस्टम इस बात को प्रमोट करता है कि सुप्रीम कोर्ट में वही जज बनेंगे जो जजों के पैनल के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किस तरह से लिखे जाते हैं। तो आर्टिकल 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय लिखे जाते हैं जिनको अभिलेख न्यायालय या इंस्क्रिप्शन न्यायालय या कोड ऑफ रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का जो आदेश सुनाया जाना है वो पिछले निर्णयों को साथ में रखकर सुनाया जाए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है या उसकी बात को मानने से मना करता है तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1971 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अधिनियम जारी किया गया है जिसके अंदर उस व्यक्ति को सजा का प्रावधान किया जाता है जिसने कोर्ट की अवमानना की है या कोर्ट के जज की अपमानना की है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 137 की। आर्टिकल 137 न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जिस व्यवस्था को
भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वह सरकार या फिर वह किसी भी अपने अधीनस्थ न्यायालय की जांच कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। इसका मतलब जितने भी नियम बनाए जाते हैं वो सब समीक्षा के अंदर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा से बाहर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और जो कि देश में सबसे ऊपर है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं है तो भारत में कहीं भी न्याय नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को जज नहीं कहा जाता है, जस्टिस कहा जाता है, अर्थात न्यायमूर्ति, जो न्याय की साक्षात मूर्ति होती हैं। इसीलिए हमारे देश के अंदर न्यायपालिका को व्यवस्थित तरीके से मेंटेन किया गया है। इसी तरह की वीडियो और जानकारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़ें। मेरा नाम है राजीव शर्मा और केडी कैंपस की ओर से ये जानकारी आपके लिए मैंने साझा की है। कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। सभी को जय हिंद। मिलते हैं इसी तरह की जानकारी में अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।